बच्चों, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 9th क्लास का आपका 4th चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके पहले हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु और परमाणु के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब बात आती है चैप्टर 4 की, जिसमें देखिए लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें हम पढ़ेंगे जो एटम या अणु होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो देखने में कैसा है या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान से पढ़ लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा हो सकता है। तो इसमें कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। इनमें से कुछ जो खास थ्योरीज़ हैं उनके बारे में जिन्होंने एटम्स के बारे में बताया है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक साइंटिस्ट हुए जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने एक देखिए थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, उनने एटम का एक इस तरीके का मॉडल प्रेजेंट किया। इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग ये है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर लाइक करंट्स, ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस pudding. We can also think a watermelon, the positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studs in the positive charge sphere like the seeds in the watermelon. आपने वाटरमेलन देखा होगा, खरबूजा, जब आप उसको काटते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका जो अंदर लाल कलर का एक एरिया होता है जिसमें काले काले बीज बिखरे हुए से पड़े रहते हैं। तो इनका कहना यही है जे थॉमसन का कि इलेक्ट्रॉन्स भी एक स्फीयर शेप में होते हैं, जिसका जो स्फीयर का जो सरफेस होता है या स्फीयर का जो बॉर्डर होता है वो पॉजिटिव स्फीयर कहलाता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जिस तरह वाटरमेलन में बीज पड़े होते हैं या सीड्स पड़े होते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें होते हैं। तो इनको अकॉर्डिंग क्या है, थॉमसन प्रपोज दैट, इनके अनुसार नंबर फर्स्ट, एन एटम कंसिस्ट of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. इनके कहने का मतलब है कि जो एटम्स होते हैं वो एक स्फीयर के अंदर पड़े होते हैं, जहाँ स्फीयर होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली होते हैं। मतलब पॉजिटिव स्फीयर होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उस पर माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. इनका कहना है कि जो एटम है वो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं। इसलिए जो एटम का जो नेचर है वो क्या है, न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रली न्यूट्रल होता है। वो मतलब कि अगर कह सकते हैं कि इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiment carried out by the other scientists could not be explained by this model, as we will see in below. तो जो जे थॉमसन ने जो थ्योरी दी उस पर कई एक्सपेरिमेंट और किए गए कई साइंटिस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया या इस थ्योरी को उन्होंने कहना चाहिए नकार दिया। तो फिर एक नया मॉडल आता है इसके बाद, वो होता है क्या, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम रदरफोर्ड था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी के लिए और उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया देखते हैं। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वेयर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली बहुत पतली, उस पर अल्फ़ा रेस को उस पर डाला।
तो उन्होंने क्या रिजल्ट पाए या इनकी थ्योरी क्या है, इसके बारे में फिर जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom. इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रेजेंट किया, विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, जिसके अनुसार कुछ ये फीचर हैं जो आपको नीचे बताए जा रहे हैं। नंबर 1, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। इनने कहा कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। नियर बाई ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। तो इस एटम का जो सारा मास या द्रव्यमान है वो सेंटर या न्यूक्लियस पे ही डिपेंड है। सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पथ। इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पथ में चक्कर लगाते रहते हैं या रिवॉल्व होते रहते हैं। थर्ड क्या है, द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एन एटम। जो न्यूक्लियस का या केंद्रक का जो साइज़ या आकार है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ये 3 इनने पॉइंट यहाँ पे रखे। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू द स्टेबल। इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है या इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि स्टेबल है। Any particles in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particles would radiate energy. इनका कहना है कि अगर कोई पार्टिकल्स लगातार ऑर्बिटल सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहता है तो एक्सेलरेशन के कारण उसमें वो चार्ज हो जाएगा और वो रेडिएट एनर्जी को रेडिएट करने लगेगा। ठीक है, तो 10 द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो घूमते घूमते ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी खो देगा और फाइनली वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। इफ़ दिस वेयर सो द एटम्स शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। तो इनका कहना है अगर ऐसा हुआ तो जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और जैसा कि हम इसके बारे में जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वे क्वाइट स्टेबल होते हैं। तो यहाँ ये इस चीज़ का ये ड्रॉबैक है कि ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका ड्रॉबैक ये था कि अगर ऐसा होता है तो एक्सेलरेशन के कारण ये चार्ज हो जाएंगे और घूमते घूमते अपनी एनर्जी को खो देंगे और जाके एक समय ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ऐसे अगर यह ऐसा हुआ तो हम कैसे कहें कि एटम जो है वो स्टेबल है। तो ये इसका एक ये ड्रॉबैक था। फिर क्या हुआ, अब नेक्स्ट थ्योरी आती है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब बोर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपना एक मॉडल दिया एटम के अकॉर्डिंग या एटम के लिए। के अनुसार क्या था उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। In order to overcome the objections raised against Rutherford model of atom, तो अब उनके अगेंस्ट में जो ऑब्जेक्शंस थे तो रदरफोर्ड के जो मॉडल थे उनके अगेंस्ट में या उनके जो मॉडल था उसमें भी इनको ऑब्जेक्शन थे। तो नील्स बोर नाम के जो साइंटिस्ट हुए तो नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। तो फिर रदरफोर्ड ने एक अपना मॉडल दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। केवल जो एक स्पेशल ऑर्बिट है जिनको हम ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं, ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अलाउड करेंगे अपने एटम के अंदर, आर अलाउड इनसाइड द एटम।
while revolving is direct orbits the electrons do not radiate energy. जब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं या घूमते रहते हैं तो ये किसी भी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की एनर्जी का उत्सर्जन ये नहीं करते हैं। तो नील्स बोर का जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ आपको सर्कुलर पाथ दिख रहे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते होंगे या मूव करते रहते होंगे। तो ये जो है न्यूक्लियस के बाद आपको सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं, इनको हम सेल भी कह सकते हैं, इनको 1 2 3 4 या KLMN भी से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। दीज ऑर्बिट्स ऑफ और cells are represented by the letters K, L, M, N और the numbers n is equal to 1 2 3 4। तो इसके चारों तरफ का जो पथ है इसको हम 1 2 3 4 या K, L, M, N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बोर्स का मॉडल था। अब बात आती है न्यूट्रॉन्स क्या हैं। तो 1932 में एक और साइंटिस्ट हुए J. चैडविक, इन्हें न्यूट्रॉन की खोज की। J. Chadwick discovered another subatomic particles which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये न्यूट्रॉन एक ऐसा है पार्टिकल्स है जिस पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं एक एटम में 3 चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके सेंटर या न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर पथ में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव या प्लस चार्ज वाला होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला होता है। अब जान लेते हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या सेल। अब ये जो यहाँ सेल या ऑर्बिट्स आपको दिख रहे हैं इसमें आपको बताना है या जानना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेल्स में, उनके भी कुछ नियम होंगे, उनके बारे में जान लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्ट बाय बोर एंड बरी। ये बोर बरी परिकल्पना है, 2 साइंटिस्ट ने मिलके, बोर और बरी ने मिलके बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके कुछ नियम हैं जिनके बारे में अपन नीचे बात करते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोइंग फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल। तो किस जो ये एनर्जी लेवल हैं या सेल हैं इनके सबके एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे, उसके अकॉर्डिंग हर एक सेल या ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी अलग अलग होंगे। तो उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2n² वेयर n इज़ द ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3 4। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स की भरे जा सकते हैं उसका एक फार्मूला है कि किस फार्मूला के तहत भरे जाएंगे, 2n²। मतलब n क्या है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो 2n² के माध्यम से ही हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिस फर्स्ट ऑर्बिट है यानी k, तो फर्स्ट सेल है उसको हम फर्स्ट लिखेंगे, तो 2n² की जगह n में हम क्या कर देंगे 1। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1² तो 2 आएगा। तो पहली कक्षा या पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8, और थर्ड में कितने हो सकते हैं 18, और फोर्थ में कितने हो सकते हैं 32। मतलब हम कह सकते हैं कि पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं, सेकंड कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं, और फोर्थ कक्षा में 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको इस तरीके से बता देते हैं। जैसे देखिए न्यूक्लियस के बाद ही फर्स्ट सेल है, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं है, इसमें 3 नहीं है, और जो तीसरा है जो सेकंड क्लास है, सेकंड कक्षा है, उसमें आप देखो इनमें 2 से ज़्यादा और 8 से कम ही भरे हैं, यानी 3। ठीक है, तो पहला नियम यही है कि किसी भी ऑर्बिट या सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे वो 2n² फार्मूला के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। सेकंड क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज
8। कहने का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8। थर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given cell unless the inner cells are filled, that is the cell are filled in a subwise manner। इनका कह रहा है कि सबसे पहले न्यूक्लियस के पहली वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद ही उनके अगली या बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ नेम ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ उसके सिंबल हैं, यहाँ एटॉमिक नंबर हैं, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है KLMN। 4 कक्षाओं में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये वैलेंसी है कि किस एलिमेंट की या किस एटम की क्या वैलेंसी है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें कुछ खास एलिमेंट्स के बारे में हम जान लेंगे जिनका यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं। जैसे कार्बन का सिंबल C होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 6। इसका क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो हम कह सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं मॉडल्स के तहत कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर लगभग सेम ही होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए? 6 हुए। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 2, 4। इसमें 2 सेल होंगी, क्योंकि 2n स्क्वायर के माध्यम से देखो, पहले में 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो हमने 2 भर दिए। अब 6 में से कितने बचे? 2 फर्स्ट सेल में आ गए, 4 बचे, तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4। तो वैलेंसी क्या हुई? 4। अब वैलेंसी के बता दें, वैलेंसी क्या होती है? संयोजकता क्या होती है? किसी भी एटम की वैलेंसी उसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। ठीक है, मतलब उसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता या वैलेंसी हो जाती है। वैलेंसी के बारे में एक कन्फ्यूजन और है जिसको हम आगे बताएंगे। फिर हम देखते हैं सेकंड, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 या 8, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 हैं। तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये 8 है, तो पहली कक्षा में 2, सेकंड कक्षा में 6। तो अब इसमें हमने भी आपको 1 सेकंड पहले ही बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी संयोजकता या वैलेंसी होती है। तो इसके हिसाब से तो फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ वैलेंसी क्या आ रही है? 2, है ना। तो हम इसके लिए आपको बता दें कि यदि किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अगर 4 होते हैं तो उसकी वैलेंसी हम 4 तक तो मान लेते हैं। लेकिन यदि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा ध्यान से सुने, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8 जो भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर 4 से ज़्यादा अंक वाले या 4 से ज़्यादा नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में हैं, तो फिर हम उसकी जो वैलेंसी या संयोजकता निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? वो नंबर नहीं लिखते, उस नंबर को हम 8 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 से माइनस कर देते हैं, तो हमें उसका एग्जैक्ट वैलेंसी पता चल जाता है। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 6 आ रहा है, आप देखो 6 4 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इसकी वैलेंसी 6 नहीं लिखेंगे, इसको हम 8 से माइनस कर देंगे। 8 - 6 क्या होता है? 2, तो इसकी वैलेंसी ये आ गई 2। तो अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो उसकी वैलेंसी हम क्या करेंगे? 8 से उसके नंबर को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 8 से माइनस कर देंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। फिर आप यहाँ देखो ऑक्सीजन हो गया, फिर हम यूज़ करते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 12 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11। तो इसको हम कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट? 2, 8, 1। यहाँ थर्ड सेल आ गई, क्योंकि पहले में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, सेकंड में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए थर्ड सेल में 1 आया। तो 1 क्या है? 4 से कम है, तो यहाँ इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ठीक है, तो एक हमने आपको 3 एलिमेंट्स के बारे में आपको बता दिया है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। अब बात कर लेते हैं वैलेंसी है क्या? द
electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valency electron। किसी भी एटम के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी।